Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo. I am your chemistry teacher. Student, आज हम एक बहुत स्मार्ट सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ E over M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की E over M, E चार्ज M मैस, इन इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू, इसको हम मेजर करने जा रहे हैं. तो ये E over M है ना, E over M, E मीन चार्ज और M मीन मैस, चार्ज टू मैस वैल्यू कह लो, रेशो कह लो, वट एवर द केस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड थॉमसन्स रेशो. बाज बुक्स में ना इसको थॉमसन रेशो, क्यों ऐसा क्यों कहा गया? इलेक्ट्रॉन की E over M वैल्यू को थॉमसन रेशो क्यों कहा गया? एक्चुअली ये ना जितनी भी हम ये वर्किंग करेंगे, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, बड़ा नाम है, इसने 1897 में इसने इंट्रोड्यूस की थी, जोसेफ जॉन थॉमसन ने. और मैं फाइनल भी आपको बताता चलूं, जोसेफ जॉन थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की E over M वैल्यू फाइंड आउट की थी, और वो हमारे पास है. जोसेफ जॉन थॉमसन ने E over M of electron, charge to mass ratio of electron, that is minus 1.7588 cross 10 to the power 11, not minus 11 coulomb, C for coulomb, a unit of charge per kg. ये वैल्यू उसने फाइंड आउट की थी. ये तो मैं आपको फाइनल भी बता गया. अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट का जो अपरेटस है ना, वो आपके सामने, दिस इज द एक्सपेरिमेंट. ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है, आप इसको समझिएगा. मैं ना इंतहाई मुख्तसर अंदाज में, मैं बार बार कह रहा हूं, इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपसे गुफ्तगू करूं. बेटा जी, सबसे पहले ये आपके पास जो ट्यूब है, ये इसका ये वाला हिस्सा, इसको देखिए. ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, ये वाला हिस्सा, इधर हम कैथोड रेज को प्रोड्यूस करते हैं. कैथोड रेज देखो, ये मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस पे नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज द कैथोड, ये कैथोड आ गया. इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एनोड कहलाएगा. एक तो ये चीज आ गई. अच्छा, ये मैंने बैटरी ली, दिस इज द हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज. हाई सोर्स की वोल्टेज जो है वो 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक है, ये हाई वोल्टेज सोर्स. अच्छा जी, ये कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज, ये एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज. ये मेरे पास ट्यूब है, इसे कहते हैं दो नाम, evacuated डिस्चार्ज ट्यूब. एक ये लफ्ज आपके ज़हन में आया. Why this is called डिस्चार्ज ट्यूब? तो हमें पता है, वो ट्यूब जिसकी मदद से हम कैथोड रेज और फिर पॉजिटिव रेज वो प्रोड्यूस करवा रहे थे. What do you mean by the evacuated? Evacuated mean ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब जो वेरी लो प्रेशर पे हो. और दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, ये एक कोल्ड कैथोड ट्यूब है. ये एक नई बात आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपके ना इल्म में इजाफा करने के लिए. कोल्ड कैथोड ट्यूब, ऐसी कैथोड ट्यूब जिसमें कैथोड रेज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस से बनती है, यानी इसमें आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, ये हमने बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं. ये हमने कैथोड रेज प्रोडक्शन, पॉजिटिव रेज प्रोडक्शन, उसमें ये पढ़ा है. अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें जो कैथोड रेज बनेगी वो आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस है, इसे कहते हैं कोल्ड कैथोड. हॉट कैथोड ट्यूब क्या है? हॉट में ना हम इसके अंदर गैस की बजाय ना, गैस ना होने के बराबर, वेरी लो प्रेशर ना होने के बराबर, हम असल में ये जो कैथोड लेते हैं ना, इस कैथोड को हम हीट अप करते हैं. जब आप इस कैथोड को हीट अप करेंगे ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, तो इसके अंदर मौजूद जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और एक्साइटेशन पर वो आयोनाइजेशन करेंगे, और आयोनाइजेशन के नतीजे में एटम एक्साइट होंगे
और एक्साइटेशन में दे विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और भी तरीका है, और वो क्या कि आप गैसेस के ऊपर एक्स रेज थ्रो करके भी उनको आयोनाइजेशन करवा के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, और वो रबिंग है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से भी आप इलेक्ट्रॉन, यानी कई ऐसे तरीके हैं, लेकिन यहां जो मैं यूज कर रहा हूं वो कोल्ड कैथोड ट्यूब है, और इसमें हम गैस को वेरी लो प्रेशर, ऊपर मैंने बता दिया ना कि इसमें प्रेशर बहुत कम होता है, और आमतौर पर जो प्रेशर हम लिखते भी है ना, आपको पता ही है कि वो हम 0.01 टॉर, 0.01 टॉर, या इसको ना 0.01 टॉर, या बाज बुक्स में लिखा होता है 10⁻⁻6 पास्कल। तो जो मर्जी आपके सिर में, मैं तो बहुत सारी बातें आपको बताता जाता हूं। आप 0.01 टॉर पे, तो 0.01 टॉर वेरी लो प्रेशर पर गैस को इसके अंदर लिया आपने, कैथोड एनोड को वेरी हाई वोल्टेज बैटरी उससे कनेक्ट किया, और यहां से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गई। अब यहां पे अगर गौर से देखोगे ना, तो इसको भी मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली जब आप इन प्लेट्स को पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये कैथोड रेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इनके बीच में सुराख होता है। अपने मोमेंटम की वजह से कैथोड रेज यहां से सीधी गुजर जाती है, और कैथोड रेज ये कैथोड रेज जा रही है। अब इतना जो मैंने अभी आपको समझाया ना, ये सारे का सारा, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, और यहां से कैथोड रेज फास्टली मूव कर रही है। अच्छा, अब ये मेरे पास ये वाला हिस्सा आ गया जो हमारी डिस्कशन का आज का मेन फोकस है। स्टूडेंट, इस हिस्से में अगर आप इसको देखोगे ना, तो मैंने ये स्क्रीन है, इसके ऊपर मैंने ना जिंक सल्फाइड इसकी कोटिंग की हुई है। ये जिंक सल्फाइड को ना, जिंक सल्फाइड, इसको हम फॉस्फर कहते हैं। फॉस्फर ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब इस पर कैथोड रेज टकराती हैं तो फ्लैश प्रोड्यूस होती है। वैसे तो कैथोड रेज हमें नजर ही नहीं आती, जब इससे टकराएंगी फ्लैश प्रोड्यूस होगी, तो फिर हमें कैथोड रेज की मौजूदगी का एहसास होगा। तो इसका मतलब है कि ये एक फॉस्फर है। जब इस पर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो यहां पे फ्लोरेसेंस, फ्लैश प्रोड्यूस होती है, चमक बनती है, और उससे कैथोड रेज की मौजूदगी का पता चलता है। स्टूडेंट, अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में, अब असल में ना जितनी भी मैंने अभी वर्किंग की है, दैट इज द अपरेटस, अभी जितनी भी बात की है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी शामिल कर लो, ये सारे का सारा अपरेटस हो गया। अब आ जाए वर्किंग में ना 2-3 बातें सिर्फ मैंने आपको समझानी वर्किंग में। पहली बात, मैं यहां पे सिर्फ नंबर पॉइंट लिखूंगा। पहली बात आपके पास ये है कि आपने कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करनी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी पहली बात, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड आपने नहीं लानी, तो ये कैथोड रेज यहां पे स्ट्राइक करेंगे। इस पॉइंट को आप पॉइंट नंबर 1 कह लें, ये पॉइंट नंबर 1 यहां पे टकराएंगे, तो कैथोड रेज स्ट्राइक एट पॉइंट P1। अच्छा जी, पहली बात होगी। अब दूसरा काम, अब आप ना कैथोड रेज के रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। यानी अब दूसरी बात क्या आ गई, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बातों को भी सुनना, मैं क्या कहता हूं। स्टूडेंट, अगर आप गौर करोगे ना, तो ये मैंने एक सर्कल सा बनाया हुआ है, ये सर्कल सा, और इस सर्कल के ऊपर मैंने ना क्रॉस लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ना मैग्नेटिक फील्ड है। हमने मैग्नेट को यहां पे, अब मैं यहां पे 3D, हम 2D बना सकते हैं। मैग्नेट को यहां पे लगाते हैं, मैग्नेट जिसका एक पोल नॉर्थ और दूसरा पोल साउथ। अब ना अगर कैथोड रेज यूं जा रही है ना, यूं बिल्कुल सीधी, तो आपने मैग्नेट यू अप्लाई करना, और जब मैग्नेट का यू, ये हो गया ना मैग्नेट, ये मैग्नेट आप अप्लाई करेंगे। अब ना इस मैग्नेट के 2 पोल्स, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। इन दोनों पोल्स के दरमियान ये जो जगह है ना, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम H कहते हैं। एक मैं यहां पे ना लिखता हूं H,
H मीन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी अब आपने इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपके जहन में बैठे ये H क्या है, H क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब जरा गौर से सुनना, जब कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड इन पर फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होंगी, और डिफ्लेक्ट होके ये यहां पे टकराएंगे। इस पॉइंट को पॉइंट 3 कह लो, P3। कैसे डिफ्लेक्ट होंगी, देखो ये आपके पास ना बेटा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ये जो क्रॉस बना रहा हूं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वाली। अब जरा गौर से सुनना, इधर से ये कैथोड रेज, ये है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ बीम ऑफ कैथोड रेज, ये कैथोड रेज की बीम है, एंड कैथोड रेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ये आ गया, किसके अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अब ना दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ, ये वेलोसिटी, यू सीधा मूव कर, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी, फोर्स। अब ना मैग्नेटिक फील्ड इस पर इधर को फोर्स लगाएगी, ये नीचे की तरफ, ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इसे कहते हैं मैं FM, मैग्नेटिक फोर्स। अब जब फोर्स लगेगी ना, तो ये एक यू पाथ बना के नीचे आएगा, यू, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ इसने बनाया। इसे तो मैं कह रहा हूं कि जब कोई चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन था, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हमें बताता है, बहरहाल मैं उसके चक्कर में नहीं ना पड़ता। तो ये डिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगा, और एक पाथ, सर्कुलर पाथ, इस तरह मैं अब यूं आपको बता दूं कि डिफ्लेक्ट होके ये यूं नीचे आएगा, यूं ये पाथ बनाएगा। अगर इसको मैं फर्जी तौर पर मुकम्मल कर दूं, तो ये एक सर्कल बन गया, सर्कल। अब ना ये जो सर्कल बनाना, मैं तो इतना हिस्सा उस सर्कल का शो कर रहा हूं ना, इतना आगे तो मैं शो ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब इस सर्कल का साधन सेंटर होगा, यहां से लेकर यहां तक इसको कहेंगे R डिस्टेंस होगा। अब जरा सुनना मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन था जो डिफ्लेक्ट होने के बाद सर्कुलर पाथ में नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, और आके यहां पे स्ट्राइक करता है, यहां। अब ना जो फोर्स लगी उसे मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फोर्स। अब इस पे अब याद रखना, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, सर्कल में, उस पर दो फोर्सेस लगती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन यूं नीचे गिरता है, यूं, तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट करती है, एक सेंट्रीपिटल, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो अंदर की तरफ इसको लाती है। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, ये वाली मैग्नेटिक फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है, जो इसको अवे ले जाती है, जो इसको दूर ले जाती है। इस सूरत में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, FG, वो मैं अभी आपको बता दूं। दोबारा बातों को सुनना, मैंने आपसे क्या कहा, अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आपने ना कैथोड रेज के रास्ते में परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। जो ही ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे, इन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स इनको सर्कुलर पाथ में पॉइंट P3 पे स्ट्राइक करवाएगी। अब मैंने आपसे कहा, ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कल बनाता हुआ यहां पे गिरेगा, सर्कल, ये बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल बनाता हुआ। अब ना जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो उस पर दो फोर्सेस लगती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दैट इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट,
कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां पे वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में तभी मूव कर सकता है अगर दोनों लगने वाली फोर्सेस आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो दो फोर्सेस लगी, एक आ गई ये मैग्नेटिक फोर्स और एक आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं तो ये सर्कल में मूव करता है। अगर ये वाली मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो फिर तो ये सेंटर में गिर जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी तो फिर तो ये सेंटर से दूर, ये तो फिर सर्कल में मूव करने के लिए लाजमी कंडीशन है कि दोनों फोर्सेस अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटा जी? मैग्नेटिक फोर्स होती है H E V। व्हाट इज H? H is the magnetic field strength. What is E? E is the charge on electron. What is V? V is the velocity. क्या कहा? V velocity of electron, E charge on electron and H is the magnetic field. ये फार्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F is equal to mv square over r। अब V से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मुझे E over m चाहिए, ये E और इधर से आप m ले लें। और बेटा जी अगर आप E over m ले लिया तो ऊपर आपके पास V बचा और ये इधर H भी नीचे R भी नीचे, तो आपके पास R और H आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन आई, मैं इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी पहली बात हो गई। ये मेरी बात तब हुई जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में से कैथोड रेज। अब अगला काम करें, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दे, टर्न ऑफ, बंद कर दे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े, ये कोई और नई बैटरी ले। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो जगह होगी, देखिए वाली इतनी जगह, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कहेंगे? E। व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये था इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं तीसरी बात करूंगा, नंबर 3, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में बात करनी है बेटा जी। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अब ये जो कैथोड रेज है ये इधर को बेंड कर जाएंगे और जाके ये यहां टकराएंगे। इस पॉइंट को आप P2 कह लो, P2 यहां पे टकराएंगे। अच्छा, आपने काम करना है, आपने काम ये करना है, ये ऊपर क्यों गई? ये क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट है और कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, सो दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड स्ट्राइक एट पॉइंट 2। अच्छा, अब आपने काम क्या करना है? तीसरा काम आपने चौथा काम ये करना है कि दोनों फील्ड्स को साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में अप्लाई करना है। अप्लाइंग both fields, I mean electric and magnetic fields simultaneously। क्या मतलब साइमल्टेनियसली? एक ही वक्त में बेटा जी। जब दोनों फील्ड को एट ए टाइम आप ऑन कर देंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे लाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर ले जाना चाहेगी। किनको? कैथोड रेज को। आपने ना दोनों फील्ड, इनकी स्ट्रेंथ इस तरह एडजस्ट करनी है कि दोबारा ये किस पे जाए? P1 में। तो आप एडजस्ट कर ले। इसका मतलब है आपको दोबारा दोनों फील्ड उनकी स्ट्रेंथ को बराबर रखें। एक छोटी सी बात देखना कि जब ये ऊपर की तरफ जाती, वो छोटी सी बात बीच में रह गई कि जब आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो ये ऊपर की तरफ बेंड की थी, इन पर एक फोर्स लगी थी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैं FE कह देता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स वो है कैपिटल E स्मॉल e, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो कैपिटल E स्मॉल e, कैपिटल E स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल e दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहरहाल ये आपके साथ। अब आपने दोनों फील्ड्स एट ए टाइम आपने अप्लाई कर, कौन सी? इलेक्ट्रिक भी, मैग्नेटिक भी, दोनों फील्ड। जब दोनों फील्ड को आप अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अब आपके पास दोनों जो यहां पे जाके बराबर होंगी तो बिल्कुल सीधी जाएंगे। अगेन ये पॉइंट P1 पर स्ट्राइक करेंगे। अब बोथ फील्ड्स साइमल्टेनियस अप्लाई की तो अब क्या होगा? अब आप कहेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड FM दैट इज इक्वल टू
Fe। अब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या थी, Hev, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वो कैपिटल E स्मॉल e। ये आपके पास आ गया। अच्छा, E से E कैंसिल हो गया, इधर H और V बचा, इधर E। मैं असल में ना V की वैल्यू पुट करना चाहता हूं, तो अब E को H को ले जाए तो V आपके पास, V दैट इज इक्वल टू E ओवर H। ये आपके पास है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने काम क्या करना है, आपने V की वैल्यू पुट करें, और V किसके बराबर है, E ओवर H के। जब पुट करेंगे तो E ओवर M में डायरेक्ट लिख रहा हूं, E ओवर M दैट इज इक्वल टू V की जगह पे E ओवर H, E तो ऊपर रह जाएगा और H नीचे चला जाएगा, नीचे R भी है और H का स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। आप इस इक्वेशन की मदद से आप E बाय M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको आप मालूम कर सकते, ये इक्वेशन। अच्छा, ये तो मैंने निकाल दी ना, जो हमारी बुक्स के मुताबिक है। बाद जो कैलकुलेशन फिजिक्स वाले करते हैं ना, वो कहते हैं जी E ओवर M दैट इज इक्वल टू 2E दैट इज इक्वल टू H स्क्वायर R स्क्वायर। वो इस तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहरहाल आप दोनों तरह की कैलकुलेशन को एक्सेप्ट करें। बहरहाल मैंने ये कैलकुलेशन की। अगर आप इस कैलकुलेशन में वैल्यूज पुट करें, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, जब बल्कि जे थॉमसन ने, तो जो आंसर आया था ना E ओवर M, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो आंसर आपके पास है माइनस सिर्फ चार्ज को जाहिर करता है, 1.7588 क्रॉस 10 पावर 11 कूलम पर केजी। इसका मानी क्या है, इसका मतलब है कि इफ यू हैव 1 किलोग्राम केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो, हैज 1.7588 क्रॉस 10 पावर 11 कूलम चार्ज, तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अच्छा, अगर 1 किलोग्राम पर इतना चार्ज है, 1 ग्राम पर कितना होगा, क्या मैंने कहा 1 ग्राम पर, तो पर ग्राम नीचे है, ये बड़ी मैं जो अब बात बताने जा रहा हूं, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज 1.7588 क्रॉस 10 पावर 8 कूलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये एंटी टेस्ट वगैरह में आपसे पूछा गया, यहां पे स्टूडेंट गलती करता है। ये दोनों बातें आपके जहन में बैठी। एक और चीज बेटा जी, आपके पास एक हो गया ना इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास प्रोटॉन, एक आपके पास अल्फा पार्टिकल, एक आपके पास न्यूट्रॉन एंड मेनी मोर, दीज आर वेरियस पार्टिकल्स। मैं कहता हूं इन सब की E ओवर M वैल्यू निकालो और इन सब की E ओवर M वैल्यू का ऑर्डर बताओ, तरतीब बताओ, किसकी ज्यादा, किसकी कम, किसकी उससे कम। तो आप वाला क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ E over M values of these particle, ये जो these particles is as follow। सबसे ज्यादा E over M वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा E over M वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन की है, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद अल्फा पार्टिकल की He2+, उसके बाद सबसे कम न्यूट्रॉन की तो E over M वैल्यू है ही 0। न्यूट्रॉन की तो देखो ना E over M वैल्यू क्या आता है, E by M, E मीन चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या 0 by M दैट इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रॉन की तो E over M वैल्यू है ही 0। अच्छा, कुछ बातें और भी आपसे पूछी जाती है, वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की E over M वैल्यू इतनी है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की E over M वैल्यू इतनी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन की, इस तरह के क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ पूछे जाते हैं। बहरहाल आपने इनको कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, 3 चीजें ना इलेक्ट्रॉन के बारे में जरूर ज़हन में रखनी। 3 चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, CHARG चार्ज इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, आपको किलोग्राम में भी आना चाहिए, आपको AMU में भी आना चाहिए। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन की E over M वैल्यू कितनी है। ये 3 बातें। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, मैं चार्ज नहीं कह रहा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना।
इलेक्ट्रॉन का मैस ये भी आपको पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की ओवर वैल्यू वो तो हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। स्टूडेंट ये कुछ बातें थी, आज इंतहाई मुख्तसर हमारा लेक्चर था, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की।